सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस पे तकरीबन तैयार हो गई, लेकिन जिन लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं जिनमें रेस मची रहती है हिंदुत्व की, कि हम बड़े हिंदू लीडर, कि हम बड़े हिंदू लीडर, पोस्ट वोस्ट ये सब हासिल करने के लिए होता है। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया है और उसके बाद से पूरे मुल्क में सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार, बीजेपी जहां जहां है वहां ऐलान कर रही है कि अब इसके बाद इस स्टेट में, इसके बाद इस सूबे में इस तरह से वो लागू करेगी। यही नहीं बल्कि सेंटर की भी बात हो रही। हालांकि सेंटर में कब लागू होगा, कब मसौदा पेश होगा, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। अब सवाल यह है कि जहां बीजेपी तन्हा नहीं है बल्कि मुत्तहिदा हुकूमत चला रही है, तो उस स्टेट में क्या होगा? क्या वहां वो यूसीसी पर कोई ऐलान करेगी? बिहार में इसको लेकर के राजनीति छिड़ गई है। बिहार में जहां एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम अब बिहार में भी इसको लागू करेंगे, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उसने साफ कह दिया है कि यह मुमकिन नहीं है और इसकी बात यहां नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह इलेक्शन भी हो सकता है कि अभी चूंकि बिहार में असेंबली इंतखाबात भी हैं। आइए इस पूरे मसले पर बात करेंगे, क्योंकि बिहार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम सरजमीन है सियासी एतबार से भी और कई हवालों से। तो हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के एमएलसी और मारूफ सहाफी खालिद अनवर साहब। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं खालिद साहब। क्या लग रहा है यूसीसी के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे कि है क्या ये, क्यों इस पे इतनी सियासत हो रही है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया। यूसीसी को समझना बहुत जरूरी है। यूसीसी है क्या? हमारे दस्तूर में जो संविधान है भारत का, उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और वो संविधान का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब यह है कि इन कामों को किया जाए तो अच्छा होगा। ये कोई फंडामेंटल राइट या कोई इस तरह का संविधान का हुक्म नहीं कि होना ही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो 44 नंबर है, आर्टिकल 44, उसमें ये कहा गया है कि मुल्क में यूसीसी लाने की कोशिश की जाए और उसके लिए तमाम समाज के हर एक तबकात को पहले कन्विंस किया जाए, पहले उनको बताया जाए और फिर सब लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की जाए। गोया कि एक रेफरेंडम टाइप का। जी। बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक पोलराइजेशन का इशू बना दिया और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बार बार रहता है कि यूसीसी हम लेके आएंगे। जिस तरह 370 को हटाने का था उन्होंने हटाया और यूसीसी के बारे में है उनका एजेंडा। तो यूसीसी लाया जाए नहीं लाया जाए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई, इन लोगों ने लॉ कमीशन को एक लेटर लिखा। बिल्कुल 2016 की बात है कि भाई इस मुल्क में यूसीसी लाया जाए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, चूंकि लॉ कमीशन ही कानून बना करके देता है और प्रपोजल देता है, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को लेटर लिखा, सभी लोगों से जवाब मांगा, कई स्टेक होल्डर से, कम्युनिटीज लीडर से, बिल्कुल सब हर तरफ से आया। आप देखेंगे कि पूरे देश में तकरीबन 92% लोगों ने लिखा, जो आम लोगों का जवाब आया कि भाई यूसीसी का कोई मतलब नहीं। और वैसे सारे मामले में तो कानून एक सा ही है, सिर्फ जो है ना सिविल लॉज जो है कि भाई शादी ब्याह कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा, यही है अलग, बाकी तो सब एक ही है और इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब उस वक्त हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बोल्ड लेटर लिखा, 3 पेज का लेटर 2017 के जनवरी में उन्होंने लिखा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को और उन्होंने साफ साफ कहा कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और इस मुल्क में बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं और तरह तरह के ट्राइबल्स हैं। सबका अपना कल्चर है, सबका अपना ये है, कैसे आप उसको छेड़छाड़ करेंगे और कैसे यूसीसी ले आएंगे? अभी देश उसके लिए तैयार नहीं है।
और इसको रिजेक्ट उन्होंने किया, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज के खिलाफ होगा, देश के खिलाफ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस पे तकरीबन तैयार हो गई, लेकिन जिन लोगों को, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं जिनमें रेस मची रहती है हिंदुत्व की, कि हम बड़े हिंदू लीडर, कि हम बड़े हिंदू लीडर, पोस्ट वोस्ट ये सब हासिल करने के लिए होता है। अब ये उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्या किया कि पिछले धामी जो सरकार है वहां पे, उसने पिछले साल इलेक्शन में भाजपा ने ऐलान किया और उन्होंने एक कानून बनाया, अब ला करके थोप दिया। अब भाई आप जो यूसीसी लेके आए उत्तराखंड में, क्या है यूसीसी? यूसीसी का मतलब क्या है? माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि उत्तराखंड स्टेट में रहने वाले जितने लोग हैं सबके लिए एक तरह का कोड बनाइए, कानून बनाइए। आपने उसमें क्या किया कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली को अलग कर दिया, आपने उसमें एसटी को अलग कर दिया, आपने कुछ और कम्युनिटीज को अलग कर दिया, तो बचा क्या? बस ले दे के कि मुसलमानों पे थोप दो। और मुसलमानों पे थोपो क्या कि आपको 4 शादी नहीं करनी है, लेकिन नाजायज तरीके से लिव इन रिलेशन में चाहे आप 100 औरतों के साथ रहें, कोई बात नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? लिव इन रिलेशन करिए लेकिन शादी नहीं करनी है। तो ये सब चीजें ऐसी है जो लगता है कि धामी गवर्नमेंट ने साइकोलॉजिकल मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को अटैक करने के लिए और किसी को खुश करने के लिए, जो 1-2% लोग हैं जिनका ईगो इस बात से सेटिस्फाइड होता है कि मुसलमान को कितना तंग किया जा रहा है, सिर्फ उनके ईगो को सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन हम इस पे तो बात करेंगे और बीजेपी तो ये कर रही है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो यूसीसी है ये स्टेट इशू है या नेशनल इशू है, और अगर नेशनल इशू है तो इसे स्टेट इशू बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है जिस तरीके से? देखिए, मुझे हैरत है कि यूसीसी सिर्फ यानी स्टेट का कोई इशू नहीं है। हाँ, ये तो नेशनल इशू है, पार्लियामेंट को कानून बनाना है इसके ऊपर। अब स्टेट गवर्नमेंट बना रही, ड्रामे कर रही है और उसको इशू बनाया जा रहा है कि हमने बना दिया तुम भी बनाओ। भाई ये स्टेट का तो स्टेट अफेयर्स में शामिल नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ सिविल लॉज जो है ना बना सकते हैं किसी के लिए, लेकिन यूसीसी नहीं बना सकते आप, क्योंकि यूसीसी का इंपैक्ट पूरे हिंदुस्तान पे पड़ेगा। तो अब बनाया है, लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट नहीं देगा, वो कानून धड़ाम से जमीन पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर वो कहेंगे कि भाई अदालत जब तक है, अदालत को कमजोर करना पड़ेगा, तो ये करना। अच्छा, 2017 में जब नीतीश कुमार जी ने लेटर लिखा यूसीसी के सिलसिले में और मुखालफत की, तो आप किसके साथ थे उस वक्त? नहीं, उससे मतलब नहीं हो। नहीं, फिर भी मतलब मुझे लगता है कि 2017 में जिस वक्त ये हुई तो हम लोग महागठबंधन गवर्नमेंट में थे उस वक्त। हाँ जी। अच्छा, तो आज का क्या है? उस वक्त महागठबंधन, आज बीजेपी के साथ है। क्या आज का आपका बिहार में नीतीश कुमार जी का क्या इस मामले में स्टैंड है? देखिए, ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, जनता दल यूनाइटेड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये डिसीजन लिया है और हमारी पार्टी का ये डिसीजन है कि हम यूसीसी पे सपोर्ट नहीं करेंगे। यूसीसी के हम खिलाफ हैं। आपको मैं बता दूं कि हम लोग एनडीए में थे, तलाक बिल आया, हमारी पार्टी ने उसका विरोध किया, हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। 370 आया, हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और हम लोग बाहर हुए, हम लोगों ने मुखालफत की उसकी। तो ये लोग कहते भी रहे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके पास बहुमत थी, उन्होंने पास नहीं। लेकिन ये छोड़ के चले जाना, वोट न करना, ये भी तो एक तरह का सपोर्ट माना जाता है कि आप वोट फिर कीजिए, या तो अगर आप मुखालफत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ वोट कीजिए, ये भी तो है। ये मतलब एक 370 में तो हम लोगों ने बाहर हो गए थे। तो देखिए, 2 चीजें समझ लीजिए इस बात को। जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता में वोट न देना ही सत्ता की मुखालफत है ना। भाई आप मेरे वोट से सत्ता चला रहे हैं, इक़्तिदार चला रहे हैं। जब आपको जरूरत पड़ी, हमने कहा भाई हम इसमें आप वोट नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही हमारा विरोध है। अब यह है कि उसके खिलाफ बैठ करके फिर वोट करना, फिर हमको सत्ता से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर उस वक्त जो है ना, गवर्नमेंट में नहीं रह करके रिजाइन कर करके तभी ऐसा ये फर्क होता है। ये फर्क होता है। अच्छा, तो जो एनडीए पार्टनर्स थे
हम एनडीए के पार्टनर थे, हमारे लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और इसके बावजूद जब वो बिल लेके आए तो हमने कहा नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, हम इसके विरोध में, इसलिए हम लोग पार्लियामेंट से हम लोगों ने वॉकआउट किया। यूसीसी के मामले में साफ साफ ये बात है कि अगर यूसीसी ये लेके आते हैं तो हम लोग इसका सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और न बिहार में तो होने कोई सवाल ही नहीं, सेंटर में भी हम लोग इसके खिलाफ। लेकिन बीजेपी बिहार में भी दावा कर रही है कि हम तो यूसीसी लाएंगे बिहार में, और आप उसके अलायंस में हैं। लेकिन दावा करने से किसी ने नहीं बोला कुछ। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है जिन्होंने बोला है, और उनको ये पता है कि नीतीश कुमार को 1 मिनट नहीं लगेगा कुर्सी को लात मारने में, अगर इस तरह का दबाव डाला गया। और भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं कर सकती, क्योंकि 20 साल से हमारे साथ है ना वो। 20 साल से क्या, 25 साल से हमारे साथ, वो जानते हैं नीतीश कुमार के मिजाज को, नीतीश कुमार की पार्टी को जानते हैं, उनके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को जानते हैं। तो ये ऐसी नहीं करेंगे। छोटे मोटे लोग बोलते हैं, और न ये सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। सेंटर में नहीं लाएंगे, हमारे सपोर्ट से अगर लाना होगा तो नहीं लाएंगे। अच्छा, ये जो बार बार की एक संविधान एक देश, इस तरह की बातें, फिर उसमें कह देते हैं कि ये तो इसलिए भी कि आर्टिकल 14 भी कहता है कि सबको बराबर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 25 का क्या होगा? मतलब ये बहस जो है ये क्यों इस तरह उलझाई जा रही है? और फिर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो विरासत, हलाला, तलाक, और जो मुस्लिम जो मजहबी या शरई जो इशूज उन्हीं को सामने लाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, एक साइकी बनाई गई है इस मुल्क में कि मुसलमानों का बहुत अपीजमेंट हुआ, ये बाद में पहले भी कह रहा था आपको। अब इनको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि सत्ता हासिल करने का टेक्निकल तरीका यही है कि मुसलमानों को हरास करो, हरास करते हुए दिखाओ, उसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करो, ताकि हिंदुओं को हम एकजुट कर लेंगे, पोलराइजेशन होगा और उसमें जीत जाएंगे। इसी वजह से ना दूसरे इश्यूज पे ये बात नहीं करते, कुछ लोग हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि पर्सनल लॉज में, चाहे वो सिखों का पर्सनल लॉ हो या ईसाइयों का हो या ट्राइबल्स का हो या मुसलमानों का, इससे कोई कंट्राडिक्शन तो है नहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है भाई। वो बिल्कुल सिविल मामला है, उनका अपना मामला है कि भाई वो कैसे शादी करेंगे, क्या रिचुअल्स होगा, कैसे तलाक पड़ेगी, ये उनका है, और उनकी इससे आपका क्या लेना देना है। लेकिन इसको छेड़ना इसलिए कि हम दूसरे इश्यूज पे हमको बात नहीं करनी थी, इसी को छेड़ के रखो, तो इसलिए इसको बार बार उठाया जाता है, बार बार उठा करके, और मुसलमानों को उलझाने की कोशिश होती है कि मुसलमान उलझ जाए इसी में, पर्सनल लॉ के मामले में अब उलझ जाए, तो वक्फ बिल के मामले में उलझा रहे। पहले बाबरी मस्जिद में उलझा हुआ था, तो उससे पहले किसी और में उलझा हुआ था, शाहबानो केस में उलझा हुआ, तो उलझा के रखो, इनको दूसरे तरफ ध्यान न जाए। इनको ये ध्यान ही नहीं जाए कि इस डेमोक्रेसी में हमारा क्या होगा, इस पार्लियामेंट में हमारी शमूलियत कैसे होगी, इक़्तिदार में हमारी शमूलियत कैसे होगी, हमारे बच्चों की तालीम, इधर इनको ध्यान मत जाने। अच्छा, आप बीजेपी के साथ रहते हैं लेकिन मुसलमानों की बात करते हैं, उनके इश्यूज को सामने लेकर के आते हैं, टकराव भी हो जाता है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इन तमाम बातों से इलेक्शन पे भी असर पड़ेगा आपके? देखिए, एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी कभी वोट के लिए काम नहीं करते, और हम लोग न सत्ता की कभी परवाह करते हैं न वोट की परवाह करते हैं। हमारा लेकिन सत्ता ही में रहे नीतीश कुमार, तो सत्ता में रहे, ये खुशकिस्मती। जो सत्ता से परवाह नहीं करते लेकिन सत्ता में रहते हैं, सत्ता से भागते। देखिए, अभी जैसे इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने 4 मरतबा फोन किया कि भाई बन जाइए, आपकी मुख्यमंत्री बन जाइए, तब जाकर के 8वें दिन वो तैयार हुआ। 8 दिन तो वो नहीं तैयार हुए। तो बहरहाल चलाते हैं, बिहार को बहुत अच्छे से चलाते हैं। हमारा जनता दल यूनाइटेड की अपनी आइडियोलॉजी है, सेकुलर आइडियोलॉजी है, और हम भाजपा के साथ सिर्फ इसलिए हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि विकास के लिए, तरक्की के लिए भाजपा के साथ रहना जरूरी है। कि बिहार क्या विकास के लिए, तरक्की के लिए भाजपा के साथ रहना जरूरी है, ऐसा हम लोगों को लगता है, हमारी पार्टी को लगता है, क्योंकि हम महागठबंधन में भी रहे और भाजपा के भी साथ रहे। तो महागठबंधन में जाकर के लगता है कि जैसे तरक्की रुक रही, वहां लोग विजनरी नहीं है, करप्ट लोग हैं, पैसे बनाने लगते हैं। ये भाजपा के अंदर खास बात यह है कि
करप्शन कम है, कम लेवल पर है, और सेंटर में भी इनकी अब सरकार हो गई है तो उसका भी फायदा होता है, और एक डेडिकेशन है विकास के लिए। बाकी उनका अपना एजेंडा वो अपनी जगह पे, लेकिन तरक्की का एजेंडा वो अपनी जगह पे है। तो इसलिए भाजपा के साथ है कि समाज की तरक्की हो, सभी वर्गों का विकास हो। लेकिन हम, भाजपा भी जानती है और हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि भाई हम लोग आपके कम्युनलिज्म के साथ नहीं है, हम लोग क्रिमिनल्स के साथ नहीं रहते, हम लोग करप्शन के साथ नहीं रहते हैं। इसलिए ये अपने एजेंडे को हमारे साथ जब तक है वो आप अलग रखें। नहीं तो अब आखिरी सवाल, क्या नीतीश कुमार मोदी जी को समझाते नहीं हैं कि भाई ये जो मुस्लिम 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 पूरे देश में एक पोलराइजेशन कर रहा है, ये कब तक चलेगा? ये बात कभी ऐसा होता है, होती होगी बात कि नहीं होती होगी? आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं एक इशारा आपको कर देता हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़े नेता हैं भाजपा के, वो एक यात्रा लेके निकले और हमारी सरकार ने साफ साफ कहा कि आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। वो भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनको बाकायदा भाजपा की बड़ी लीडरशिप ने बैठा के समझाया कि आइंदा से आपको ये सब नहीं करना है, उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं करनी, बिहार में ये सब नहीं करना है, और हम लोग काबू किए हुए हैं। एक और मिसाल मैं दे देता हूं आपको। पिछले साल दंगा हुआ सासाराम में, हमारी पुलिस ने भाजपा के एमएलए को उठा के बंद कर दिया जेल में। उससे 2 साल पहले एक कैबिनेट मिनिस्टर थे भाजपा के, उनके बेटा ने भागलपुर में कुछ उल्टा सीधा बयान दिया। 24 घंटे के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे को हम लोगों ने उठा के जेल में बंद कर दिया। तो और आपको हैरत होगी कि इन सब कार्रवाइयों में बीजेपी ने साथ दिया। अच्छा, विरोध करने के बजाय कि बीजेपी के हमारे नेता, बीजेपी ने कहा एकदम सही किया, गलत किया तो उसको जेल भेजिए। तो अब हमारे तो ये नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी तो ऐसा करती नहीं है। नीतीश कुमार की वजह, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई कम्युनलिज्म का दंगा हुआ सासाराम, चले न जाए उधर, चले न जाए, कि मतलब ये है कि इनकी भाई अपनी टीआरपी है नीतीश कुमार की, तरीका है काम करने का। अगर इनके साथ तरीका है, अब इनके साथ अगर रहना है तो हमको इसी तरह से रहना पड़ेगा। अभी पिछले साल ही बिहार शरीफ में दंगा हुआ, तकरीबन 1300 लोगों पे एफआईआर हुआ। आपको हैरत होगी, उसमें 60-70% वो लोग थे जिनके, जो हमारे अलायंस पार्टनर। तो इस सब में कोई समझौता नहीं, और भाजपा भी कहीं अड़ंगे नहीं डालती, रोड़े नहीं डालती। भाजपा ये कहती है बिहार में, और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं नीतीश कुमार जी को, और इन लोगों की जो बातचीत होती है कि भाई ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट है जो इधर उधर करते हैं। आप यानी जो मेन लीडरशिप है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी जबान से इस तरह की हरकतें नहीं सुनेंगे जो बहुत फ्रिंज एलिमेंट टाइप के लोग जो उधर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो पर भाजपा में, बीजेपी में पार्टी विद इन पार्टीज तो होती है, पार्टीज विद इन पार्टी तो होता ही है ना, कि एक पार्टी में कई तरह के लोग होते हैं, कई सोच के लोग होते हैं। कांग्रेस में भी कई सोच के लोग हैं, भाजपा में भी कई सोच के लोग हैं। तो हमारे साथ उसी सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि देश का विकास हो, समाज का विकास हो, सभी वर्गों का विकास हो। तो यूसीसी, लेकिन आप आखिर में कि यूसीसी आप जो है बिल्कुल उसकी हिमायत करेंगे नहीं? जनता दल, मेरी बात नहीं है ये। जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, इसके खिलाफ है हमारी पूरी पार्टी। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे एमएलसी खालिद अनवर साहब, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि यूसीसी बिहार में क्या, हम देश में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार, बड़ा स्टैंड मैं समझता हूं कि एनडीए का हिस्सा होते हुए अगर इतना बड़ा स्टैंड खालिद अनवर साहब ले रहे हैं, उनकी पार्टी ले रही, नीतीश कुमार ले रहे हैं, तो बहरहाल ये बड़ी बात है। हम फिर बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल पर, तब तक हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।